नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल सर्वोत्तम कॉम्पिटिटिव क्लासेज में। आज हम लोग जानेंगे भारत के नए मुख्य न्यायाधीश के बारे में। न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जानेंगे भारत के नए मुख्य न्यायाधीश के बारे में। वो सारे फैक्ट जानेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। वर्तमान में जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं वो 23 अप्रैल को रिटायर होने वाले हैं, ये आप सबको पता है। और नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का चयन हुआ है। तो हम इस सेशन में पूरी उस प्रक्रिया को जानेंगे कि हमारे भारत में मुख्य न्यायाधीश का चुनाव कैसे होता है, कैसे चुने जाते हैं, और जानेंगे भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने, बनने से पहले क्या थे, किसकी जगह लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वर्तमान में जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो जस्टिस S.A. बोबड़े जी हैं। अभी जो वर्तमान में है वो कौन है? जस्टिस S.A. बोबड़े जी। हाँ, जस्टिस S.A. बोबड़े जी। जस्टिस S.A. बोबड़े 23 अप्रैल को रिटायर होने वाले हैं। अभी जस्ट बताएं कब रिटायर होंगे, 23 अप्रैल को। और जो नए मुख्य न्यायाधीश आएंगे वो 24 अप्रैल से अपना कार्यभार संभालेंगे। वर्तमान में जो चीफ जस्टिस बोबड़े देश के 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं, ये सब आपको पता है। जो अभी वर्तमान में है वो कौन है? 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं। और जो नए बन करके आए हैं वो कौन से होंगे? तो वो 48वें होंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अब जानते हैं भारत के नए मुख्य न्यायाधीश के बारे में, न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में। आइए, न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन्ना। ये जो इमेज है वो एन.वी. रमन्ना जी का है। एन.वी. रमन्ना जी है ये। अगर इनका पूरा नाम की बात किया जाए तो जस्टिस नथुलापति वेंकट रमन। क्या नाम है पूरा? नथुलापति वेंकट रमन। और ये 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में होंगे। अगर बात करें हम इनके जन्म के बारे में, तो जन्म 27 अगस्त 1957 को। कब? 27 अगस्त 1957 को। कहाँ हुआ था? तो आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के पोनावरम गांव में। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के पोनावरम गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। इनका जन्म पोनावरम गांव में हुआ था जो आंध्र प्रदेश में है। एक किसान परिवार में हुआ था। अगर इनके कैरियर की बात करें तो कैरियर जो 10 फरवरी 1983 को इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस शुरू की। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में ही इन्होंने अपना प्रैक्टिस शुरू किया था 1983 ईस्वी में। आगे देखते हैं। आगे है 27 जून 2000 को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश बनाया गया था। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का ये बन गए अस्थायी न्यायाधीश 2000 ईस्वी में। उसके बाद 2 सितंबर 2013 को उन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। ये अब आ गए दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बन के आ गए 2013 ईस्वी में। उसके बाद 17 फरवरी 2014 को 17 फरवरी 2014 को वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने। अब सीधा आ गए उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में। सीधा आ गए उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में। एक मिनट। हाँ, 17 फरवरी 2014 को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बने। अब आगे देखते हैं। एन.वी. रमन न्यायमूर्ति एस बोबड़े के बाद सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं। एन.वी. रमन न्यायमूर्ति एस बोबड़े के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं। मतलब सबसे सीनियर न्यायाधीश में एस बोबड़े तो मुख्य न्यायाधीश है ही, मतलब वहां पे जो सबसे अन्य न्यायाधीश जो बोलते हैं, अन्य न्यायाधीश में सबसे वरिष्ठ जो थे वो एन.वी. रमन जी थे। इसलिए इनको भारत का नया मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। तो अब हम जानते हैं नियुक्ति की प्रक्रिया कैसे होती है, भारतीय मुख्य न्यायाधीश की चयन की प्रक्रिया कैसे होती है। तो आर्टिकल 124 के 1 में बताया गया है कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा। अब अगर चयन प्रक्रिया की बात करें तो आर्टिकल 124 के 2 में नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में चर्चा की गई है। नियुक्ति की प्रक्रिया, तो सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ नियुक्ति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये आप सबको पता है कि राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। और पहले जो होता था वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के सलाह पर कर दी जाती थी। लेकिन अब एक नई व्यवस्था का जन्म हुआ है जो क्या है? कॉलेजियम सिस्टम।
कॉलेजियम सिस्टम द्वारा की जाती है। एक कॉलेजियम सिस्टम है क्या, तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में एक न्यायाधीश प्लस 4 अन्य न्यायाधीश होते हैं। क्या? एक न्यायाधीश प्लस 4 अन्य न्यायाधीश होते हैं और चारों ये पांचों को मिला करके ये 5 सदस्यों वाली एक कॉलेजियम होती है। अर्थात यूं कहें कि 5 न्यायाधीशों की एक मंडली होती है और इन्हीं लोगों के द्वारा विभिन्न जजों के नाम की नियुक्ति संबंधित प्रस्ताव राष्ट्रपति को भेजते हैं। इनका जो 5 सदस्यों का एक ग्रुप होता है और इन्हीं लोग जजों का चुनाव करते हैं और सभी जजों का चुनाव करके वो राष्ट्रपति को भेजते हैं और उन्हीं नामों में से राष्ट्रपति किन्हीं एक को मुख्य न्यायाधीश की रूप में नियुक्ति कर देते हैं, अर्थात कॉलेजियम की सलाह पर कर देते हैं। आपको ये बात समझ में आया होगा। सबसे पहले क्या होता है कि 5 सदस्यों की एक मंडली होती है जिसको हम लोग कॉलेजियम बोलते हैं और इन्हीं लोग अन्य जजों का प्रस्ताव राष्ट्रपति को भेजते हैं और राष्ट्रपति उन्हीं में से किसी एक को मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाते हैं। अगर हम बात करें शपथ की, तो शपथ कौन दिलाता है? शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। मुख्य न्यायाधीश शपथ कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? तो राष्ट्रपति को ही सौंपते हैं। बिल्कुल वही होगा। अगर नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा हो रही है तो त्याग पत्र भी किसको सौंपेंगे? राष्ट्रपति को ही सौंपेंगे। आगे देखते हैं। आगे है मुख्य न्यायाधीश की योग्यता। अगर योग्यता की बात किया जाए तो सबसे पहले योग्यता में वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 65 ईयर्स से कम आयु का होना चाहिए। देखिए हमारे संविधान में जो है वो ये बताया तो गया है कि 65 वर्ष की से कम आयु का होना चाहिए, लेकिन न्यूनतम आयु इनके बारे में नहीं बताया गया है कि न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए। अब खुद बताइए कि न्यूनतम आयु कैसे होगा। ये यहाँ पे बता रहा है क्या कि वह न्यूनतम 5 वर्ष उच्च न्यायालय में न्यायाधीश पद पर रहा हो या वह न्यूनतम 10 वर्षों तक हाई कोर्ट में वकालत की हो। अब 10 वर्ष और 5 वर्ष अगर हाई कोर्ट और उच्च न्यायालय में अगर काम करे तो व्यक्ति का उम्र क्या होना चाहिए, आप खुद बताइए हमको। चलिए, वह न्यूनतम 5 वर्ष उच्च न्यायालय में न्यायाधीश पद पर रहा हो या वह न्यूनतम 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में वकालत की हो। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये कैसा लगे वीडियो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप मुझे कमेंट करके बताएं अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं, आप मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू।